Good morning, students. Welcome to the class of bricks. Today we will see some information about bricks regarding its properties, regarding the various tests that we perform on bricks, and what are the good qualities of a brick. So let's just start. Properties of bricks. Properties of bricks, you can see there are total 4 criteria in which we can define completely the properties of brick. ब्रिक के प्रॉपर्टीज को हम लोग ये 4 कैटेगरी में completely define कर सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी. सो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे शेप, साइज, कलर एंड डेंसिटी. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ. फ्लेक्सर स्ट्रेंथ मींस बेंडिंग स्ट्रेंथ. और थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग स्पेशली देखेंगे इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ए ब्रिक. ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी में देखेंगे एब्जॉर्प्शन वैल्यू, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, एफ्लोरेसेंस. ओके, सो वन बाय वन लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज. सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज में शेप्स. ओके, शेप, स्टैंडर्ड शेप इज ट्रूली रेक्टेंगुलर ऑफ ए ब्रिक. ओके, sharp and true right angled corners. Surface of bricks regular and even होगा. Special purpose bricks may be either cut or manufactured in various other shapes. Okay, तो particularly in shape हम लोगों ने जाना कि इसका shape truly rectangular होता है standard brick का, and जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो एग्जैक्टली राइट एंगल शार्प कॉर्नर्स होते हैं, और उसका सरफेस रेगुलर और इवन स्मूथ होता है. ओके, नाउ साइज में देखते हैं वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन प्लेस टू प्लेस. ओके, बट स्टैंडर्ड साइज वी हैव 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर. वी हैव सीन दिस ब्रिक साइज इन आवर प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, है ना. Found very convenient in handling the bricks used during construction and making quantity estimation. So if the brick is of standard size, so it becomes very convenient in handling the bricks in various construction projects. Okay, 500 such bricks will be required for completing 1 cubic meter of brick masonry. अगर हमारे ब्रिक का साइज 19 सेंटीमीटर बाय 19 सेंटीमीटर बाय 19 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर क्यूब के ब्रिक वॉल को बनाने के लिए हमें 500 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ नेक्स्ट लेट अस सी अबाउट कलर. कलर इसका यूनिफॉर्म एंड ब्राइट होना चाहिए. मोस्ट कॉमन कलर फॉल्स अंडर द क्लास रेड, बट दीज डेज वी हैव फ्लाई ऐश ब्रिक्स ऑल्सो. Varies from dark red to light red in color. Okay, now very dark color indicates over burning and yellow color indicates under burning. So this was the information about color. अभी हम लोग अगला density देखते हैं. Depends upon the type of clay used and method of molding. Density of a brick depend करता है कि हमने किस तरह की मिट्टी यूज की है और क्या मेथड यूज किया है उसको सांचे में डालने के लिए. वेरीज फ्रॉम 1600 kg per meter cube to 1900 kg per meter cube. So students, please remember these values. This is not difficult to remember. Okay, now a single brick 19 centimeter by 19 centimeter by 19 centimeter, that is the standard size. इसका वजन कितना होगा? 3.2 to 3.5 kg तक का वजन होना चाहिए. Now let us move ahead. Physical property is finished. We have understood what it is. Okay, and now let us understand mechanical properties. Now in mechanical properties सबसे पहले हम लोग देखेंगे compressive strength. Now what is compressive strength? Most important property of bricks because they are to be used in load bearing walls.
जैसे मान लीजिए ब्रिक की एक वॉल है, तो उसके ऊपर की स्ट्रक्चर की जो लोड आएगी वो कॉम्प्रेसिव लोड आएगी ब्रिक वॉल पे। तो इसलिए ब्रिक की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ क्ले एंड डिग्री ऑफ बर्निंग। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक का किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है? वन इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ क्ले, हमने जो मिट्टी यूज़ की है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और दूसरा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जब हमने उसको बर्न किया तो हमारी डिग्री ऑफ बर्निंग कैसी थी, क्या हमने वो यूनिफॉर्म तरीके से अचीव किया, ओके, क्या लेयर्स में अचीव किया, या ऑल दीज थिंग्स matter. Now varies from 35 kg per centimeter square to 200 kg per centimeter square. Again students, please try to remember these values. Okay, now compressive strength of a brick is 35 kg per centimeter square to 200 kg per centimeter square. See the variation, it is too wide range. Okay, and it depends on what composition of clay we have used and what is the degree of burning we have used while manufacturing the brick. Now second property is flexural strength. Now bricks are often used in situation where bending loads are likely to develop in building. Okay, so strength is required to make transverse loads. So whenever bricks are subjected to bending loads, we must develop the bricks flexural strength also, so that it is sufficient to bear the transverse loads. Now it should not be less than 10 kg per centimeter square for common buildings, and it should not be more than 20 kg per centimeter square for best grade bricks. Okay, so for bricks flexural strength, please remember these two ranges. Okay, 10 kg per centimeter square to 20 kg per centimeter square. This is the flexural strength of brick which is desirable. Now for a good building bricks, shearing strength lies 50 to 70 kg per centimeter square. Okay, so this was the mechanical property of a brick. Now let us move ahead, okay, and understand about insulation property. Yeah, insulation property, that is the criteria under thermal property. So ideal brick should provide adequate insulation against heat, cold and noise. जो brick है उसको insulation provide करना है किसके against? Heat के against. ओके, रूम के अंदर अगर रूम्स ब्रिक वॉल की बनी हुई हैं तो रूम के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। कोल्ड, बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो रूम का टेम्परेचर उससे ज़्यादा होना चाहिए। एंड नॉइज़, बाहर अगर खूब शोर हल्ला गुल्ला हो रहा है तो अंदर रूम के अंदर उतना नॉइज नहीं सुनाई देना चाहिए। सो दैट इज द इंसुलेशन प्रॉपर्टी। ओके, नाउ हीट एंड साउंड कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक्स वेरीज ग्रेटली विद देयर डेंसिटी एंड पोरोसिटी। ये इंसुलेशन प्रॉपर्टी ब्रिक्स के किन दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है? एक डेंसिटी पे डिपेंड करती है, कितना डेंस है ब्रिक, और कितनी पोरोसिटी है उसमें। ओके, पोरोसिटी मीन्स जो वॉइड्स होते हैं ब्रिक में, या वो अगर ज़्यादा होंगे या तो इंसुलेशन या उसका अफेक्ट होगा। नाउ वेरी डेंस एंड हेवी ब्रिक्स कंडक्ट हीट एंड साउंड एट ए ग्रेटर रेट। जो बहुत डेंस ब्रिक होते हैं वो हीट एंड साउंड को ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। ओके, सो दे हैव पुअर थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। So now this is described that how does it depend upon density. So when the density of the brick is good, it will be poor in thermal and sound insulation. So we should have more porosity to favor thermal and heat, thermal, sound, insulation in bricks. Now bricks should be designed in such a way that they are light, strong and give adequate
इंसुलेशन। ओके, ब्रिक की डिज़ाइन इस तरीके से करनी चाहिए कि वो लाइट भी हो, बहुत ज़्यादा वेट का नहीं हो, स्ट्रॉन्ग भी हो और एडिक्वेट इंसुलेशन उसमें हो सके। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस सी ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी. Durability property is how we can define it is the length of the time for which they remain unaltered and strong when used in construction. वो टाइम जिस टाइम पर ब्रिक की प्रॉपर्टी ऑल्टर नहीं हो रही है और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना वो कंस्ट्रक्शन के बाद था, ओके, तब उस ब्रिक को हम लोग कहेंगे कि वो ड्यूरेबल है. इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. नंबर 1, एब्जॉर्प्शन वैल्यू रिलेटेड टू पोरोसिटी ऑफ द ब्रिक. उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू क्या है उस पर भी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है. ट्रू पोरोसिटी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर्स टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस. ओके, पोर्स का वॉल्यूम, छेद का वॉल्यूम कितना है, ओके, और टोटल वॉल्यूम कितना है, इसी रेशियो को पोरोसिटी बोलते हैं. थर्ड है पॉइंट अपरेंट पोरोसिटी. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रिक सैंपल. ओके, एंड फॉर ऑर्डिनरी ब्रिक्स it should not be greater than 25%. Okay, that we have seen in water absorption test of bricks in the laboratory. Okay, अगला प्रॉपर्टी जो है वो है frost resistance. Water on freezing expands by about 10% in volume and exerts a pressure of the order of 140 kg per centimeter square. Okay, तो अगर ब्रिक के पोर्स में पानी जमा हो जाता है तो बहुत ठंडी में क्या होगा कि वो फ्रीज करने से एक्सपैंड हो जाता है, उसकी वॉल्यूम 10% एक्सपैंड हो जाएगी और वो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ब्रिक का कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए, ओके, उसकी पोरोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करे. Okay, now this is the cold climate में decay हो जाता है brick जो है इस वजह से. Now last property in durability criteria is efflorescence. It is disfiguring and deteriorating process of brick in hot and humid climates. Okay, cold climate में हमने देखा bricks का decay due to freezing. Okay, एंड एफ्लोरेसेंस क्या है? ब्रिक का डिसफिगरिंग, अपने शेप से डिसफिगर हो जाना और डिटोरियरेट हो जाना हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के कारण. ओके, ब्रिक सरफेस गेट्स कवर्ड विथ वाइट और ग्रे कलर्ड पैचेस ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी क्ले. जो क्ले से, जिस मिट्टी से ब्रिक बनी है उसमें सॉल्ट्स के प्रेजेंस के कारण क्या होता है, ब्रिक में एफ्लोरेसेंस हो जाता है. तो जब रेन वाटर अंदर जाता है तो ये सॉल्ट्स गेट्स डिजॉल्व्ड, ये घुल जाता है उसमें, और जब एवापोरेशन शुरू होता है तो सॉल्ट्स मूव आउट अलोंग विद द वाटर और वो सरफेस पर जमा हो जाता है एक वाइट पैच की तरह. सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक्स के लिए. ओके, हम लोग देखेंगे इसको और समझेंगे. इस फिगर में आप समझ सकते हैं, ये देखिए वाइट पैचेस देख रहे हो, या दिस इज नथिंग बट एफ्लोरेसेंस, एंड दिस इज अ डिफेक्ट इन ब्रिक ड्यू टू द सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है, ये घुल जाता है पानी में और जब एवापोरेशन होता है हॉट टेम्परेचर में तो वो बाहर निकल करके सरफेस में जमा हो जाता है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस. इट इज डिसफिगरिंग एंड डिटोरियोरेटिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रिक. ठीक है, सबसे पहली चीज है, इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज. ओके, डेप्थ ऑफ फ्रॉग 10 to 20 millimeter, width of frog 40 into 90 into 90 millimeter. Okay, length of frog 100 millimeter,
Size including mortar joint 200 millimeter by 100 millimeter by 100 millimeter. हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज 19 सेंटीमीटर, डेट इज 190 मिलीमीटर बाय 190 मिलीमीटर बाय 90 मिलीमीटर बाय 90 मिलीमीटर होती है. ये 10 मिलीमीटर्स एक्स्ट्रा हम लोगों ने मोर्टार मसाले का लिया है, और एक कंप्लीट साइज जो है वो ब्रिक का साइज इंक्लूडिंग मोर्टार जॉइंट, दैट इज 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर. ओके, और इसका वेट 3 kg, या वी हैव सीन दैट 3.2 to 3.5 kg हम लोगों को रहना चाहिए एक अच्छे ब्रिक का वेट. इट शुड बी प्रॉपरली बर्न्ड. ओके, और दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसमें? इट शुड गिव क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक ईच अदर. दो ब्रिक को आपस में टकराने से हमें क्लियर रिंगिंग साउंड सुनाई देना चाहिए. ब्रिक्स व्हेन ब्रोकन शुड शो a bright, homogeneous and compact structure free from voids. ओके, अगर कोई टूटा हुआ ईंटा है तो उसका सरफेस आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम वॉइड्स होना चाहिए और ब्राइट सरफेस होनी चाहिए. ओके, नाउ this is what is, I mean, the depression on the top here is frog, this is header, this portion is header, and this longitudinal portion is called a stretcher, and this person is measuring the dimension of a brick. Okay, now another properties that we should have, quality inside a good brick, that it should not absorb water more than 20% of its dry weight for first class bricks. Now later on we will see that there are different classes of bricks. First class bricks होते हैं, second class, third class होते हैं, even fourth class भी होते हैं. तो first class brick के लिए जो water absorption है वो 20% उसके dry weight से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, and absorption should not exceed 25% in any case. अगर वो 25% से exceed कर जाता है तो वो first class brick नहीं है. Okay, it will move to second class brick. Okay, now it should have good compressive strength, हम लोगों ने देखा, not less than 35 kg per centimeter square. और हम लोगों ने पहले देखा है कि compressive strength की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 35 kg per centimeter square से 200 kg per centimeter square का रहता है. तो अगर 35 kg per centimeter square से आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू कम है ब्रिक की, तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है. ओके, नाउ इट शुड बी सफिशिएंटली हार्ड इनफ सो दैट इट शुड नॉट स्क्रैच्ड बाय फिंगर नेल. अगर आप नेल से उसमें स्क्रैच करोगे और एक कपड़े से पोंछोगे तो उसमें मार्क नहीं आना चाहिए. ओके, दैट मीन्स द ब्रिक इज हार्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट, इट शुड बी लो थर्मल conductivity and they should be sound proof. अभी हम लोगों ने देखा था कि ब्रिक्स में थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो इंसुलेशन प्रॉपर्टी तभी रहेगी जब उसमें लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो साउंड कंडक्टिविटी रहेगी. ओके, ना इट शुड हैव यूनिफॉर्म कलर, ओके, एंड स्ट्रक्चर फ्री फ्रॉम क्रैक्स, शार्प एंड स्क्वायर एजेस throughout its body. It should have adequate resistance to fire and can resist temperature up to 1200 degree centigrade. Okay, ये brick की बहुत अच्छी property है, okay, that it is fire resistant. It should not contain much alkaline salts which may cause efflorescence on surface and decay the bricks. तो उसमें alkaline salts नहीं होने चाहिए. कौन से salts? जो हमने देखे अभी एफ्लोरेसेंस में सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉल्ट्स अगर रहेंगे तो ब्रिक्स में एफ्लोरेसेंस आएगा, वाइट पैचेस आ जाएंगे उसमें और वो उसके स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे. ओके, सो इट शुड नॉट कंटेन मच अल्कलाइन सॉल्ट्स विच मे कॉज एफ्लोरेसेंस ऑन सरफेस एंड डिके द ब्रिक्स. इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट द वेदरिंग इफेक्ट्स लाइक टेम्परेचर वेरिएशंस, रेन, फ्रॉस्ट, एक्शन एक्सेट्रा. ओके, तो उसको टेम्परेचर वेरिएशन को भी विथस्टैंड करना चाहिए. ब्रिक्स अगर ड्यूरेबल होना है तो उसको रेन को भी विथस्टैंड करना चाहिए, रेन में सड़ना नहीं चाहिए, एंड
फ्रॉस्ट एक्शन को भी उसको विथस्टैंड करना चाहिए. सो दीज आर द गुड क्वालिटीज ऑफ ए ब्रिक. Okay, now let us understand that what are the classifications of brick. Yeah, now this is the code, Indian Standard Code 1077 1971 में ये बना था, and as per this these are the different classes of bricks and their characteristics and their use. Okay, so one by one we will see all that. For first class brick, well burnt it is and having even surface, okay, and perfectly rectangular shape. Clear ringing sound when produced when struck against each other. Compressive strength not less than 140 kg per centimeter square, and its absorption after 24 hours immersion shall not exceed 20%. Okay. Now uniform appearance, texture and structure. Specific gravity 1.8 होनी चाहिए. Should not break when dropped from 1 to 2 meter height. Okay, then it is first class brick. यूज कहाँ हो सकता है इसका? एक्सीलेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द एक्सटीरियर वॉल्स व्हेन द प्लास्टरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, एंड सुटेबल फॉर फ्लोरिंग ऑल्सो. वेल शेप्ड ब्रिक्स आर यूज्ड इन कार्विंग्स, आर्चेस एंड कोपिंग्स. तो वेल शेप्ड ब्रिक्स जो होते हैं वो हम लोग कार्विंग्स में, डेकोरेटिव्स इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, आर्चेस में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड कोपिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैरापेट के ऊपर हम लोग जो राउंड जैसा पोर्शन बनाते हैं छत के ऊपर, वो दैट इज कोपिंग. या तो सेकेंड क्लास ब्रिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? इट इज़ ऑल्सो वेल बर्न्ड, even slightly over burning is accepted in this case. Yeah, clear metallic ringing sound is also must for this category. Compressive strength 70 kg per centimeter square से less नहीं होना चाहिए. फर्स्ट क्लास ब्रिक का 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेस नहीं होना चाहिए. यहाँ एब्जॉर्प्शन वैल्यू 22% वैरी करती है, और यहाँ पे 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इट इज़ ऑल्सो रेक्टेंगुलर बट स्लाइट इरेगुलरिटी इज परमिटेड. सरफेस में भी स्लाइटली इवन, फाइन, कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर. व्हाट इज द यूज? फॉर एक्सटीरियर वर्क्स व्हेन द प्लास्टरिंग इज टू बी डन. Okay, for internal walls, may not be used for flooring. Okay, now let us see third class. Third class bricks is having characteristics like it is poorly or uneven burnt. It may be overburnt or underburnt also. Dull sound produced when it is struck against each other. Compressive strength lies between 35 to 70 kg per centimeter square. और उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन 24 घंटे के बाद 22 से 25% हो जाती है. सो अपीयरेंस, शेप एंड साइज और ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म एंड इरेगुलर. सॉफ्ट होता है, एसोसिएटेड विद फ्लॉज एंड क्रैक्स होता है. कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं? ऑर्डिनरी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्राई सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं. फॉर टेम्पररी बिल्डिंग्स वी कैन यूज़. ओके, फोर्थ क्लास और झामा ब्रिक्स इसको बोलते हैं. ओके, इरेगुलर इन शेप होता है, डार्क इन कलर होता है ड्यू टू ओवर बर्निंग, लो पोरोसिटी होती है इसकी, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन. ओके, अनफिट फॉर यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ इरेगुलर साइज. इट इज़ यूज्ड इन ब्रोकन फॉर्म्स. इस टूटे हुए ईंटे को भी आपने देखा होगा यूज़ में लाते हैं हम लोग रोड्स में, फाउंडेशंस में, फ्लोर्स में, तो उसमें हम लोग फोर्थ क्लास ब्रिक यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड यूज्ड एज एग्रीगेट फॉर कंक्रीट इन फाउंडेशन, फ्लोर्स, रोड्स एक्सेट्रा. ओके, नाउ दिस वर द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक, about the quality of a good brick, and about the classification of brick. Okay, now last but not the least, let us understand what are the standard tests for bricks. Basically we can have three standard tests for bricks. One is compressive strength, another is water absorption, and another is efflorescence test. Okay, now these tests is prescribed in Indian Standard Code 1077 1970. Okay, now let us see compressive strength. We can take 5 bricks at random and immerse them in water for 24 hours at room temperature. Okay, now we allow it to drain and clean surplus water. We fill frog by a layer of 1:1
1 is cement and 1 is sand. So equal ratio of cement and sand. मोर्टार मसाले में हम लोग क्या है, फ्रॉक को इस मसाले से फिल कर देंगे और स्टोर अंडर डैम सैक्स फॉर 24 आवर्स फॉर सेटिंग ऑफ मोर्टार. और गीले बोरी में उस ईंट को रखेंगे 24 घंटे के लिए. प्लेस इट इन वाटर फॉर 7 days. उसके बाद हम लोग उसको पानी में रखेंगे 7 दिन के लिए. टू अलाउ द मोर्टार टू हार्डन. उससे मोर्टार हार्ड हो जाएगा जो हमने फ्रॉक पर लगाया है. फिर हम उसको ड्रेन करेंगे एंड वी क्लीन द सरप्लस वाटर एंड वाइप विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ. प्लेस ब्रिक फ्लैट वाइज with frog facing upward between 2 plywood sheets. Load is applied axially and at uniform rate of 140 kg per centimeter square per minute. And we find the compressive strength as load applied by area of the brick. Okay, and we find average of all 5 bricks that is given as the compressive strength of the brick. Now through this diagram, yeah, you can see that the frog is filled with the cement mortar. इस मोर्टार में सीमेंट है और सैंड है और पानी है. इस मसाले से हम लोग फ्रॉग को भर देते हैं और उसको प्लाईवुड शीट्स ऊपर और नीचे रख के, प्लाईवुड रख के इस ब्रिक को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर टेस्ट करते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट, दैट इज वाटर एब्जॉर्प्शन. ये हम लोगों ने लैब में किया भी है. टेक 5 bricks at random, dry these samples by placing them in oven around 110 degrees centigrade for 48 hours. Find weight W1 individually after cooling. ये dry weight है हमारा W1. The dry weighted samples are immersed in water for 24 hours at room temperature. After 24 hours, the samples are taken out. Each sample is wiped dry and weighed W2 individually within 3 minutes after it is taken out from water. तो उसका जो वेट वेट है वो W2 है और ड्राई वेट जो है वो W1 है. तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन हम लोग निकालेंगे W2 minus W1 whole divided by W1 into 100. Okay, and we find the average of all 5 bricks. ये परसेंटेज अगर आपकी 20% से कम है तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है. अगर ये 20 and 22 है तो ये सेकंड क्लास ब्रिक है. ओके, और अगर ये 25% तक है तो ये थर्ड क्लास ब्रिक है. और अगर 25% के ऊपर है तो ये फोर्थ क्लास ब्रिक कहा जाएगा. ओके, नाउ this you can see, this we have already done. Bricks are immersed in water for 24 hours. Okay, and it is dried and then weighed, yeah, like that. Now let's see the third and the last test, that is efflorescence test. Yeah, उसमें भी 5 brick हम लोग लेंगे. Place each brick in separate shallow flat bottom dish containing distilled water. Okay, depth of immersion should not be less than 2.5 centimeter. इसमें हम लोग 2.5 सेंटीमीटर से नीचे का डेप्थ ऑफ वाटर नहीं लेना है. उसको 2.5 सेंटीमीटर एटलीस्ट शुड बी द डेप्थ ऑफ वाटर व्हेन यू इमर्स द ब्रिक in water for efflorescence test. Okay, now keep these in warm room like normal 18 to 30 degree centigrade room temperature पे रखेंगे with adequate ventilation होना चाहिए वहाँ उस रूम में. Add fresh quantity of water when the brick dries. Okay, and at the end of second drying observed for appearance. तो वो पानी जब सूख जाएगा तो उसको फिर 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर फिर मेंटेन करेंगे. अब ये दूसरी बार भी जब पानी सूखेगा तब हमें देखना है कि क्या सरफेस में कोई वाइट पैच आया. अगर वाइट पैच आया है तो उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द फ्लोरेसेंस टेस्ट. हाँ, आप देख सकते हैं कुछ ब्रिक्स में आया है, कुछ ब्रिक्स में नहीं आया है. या तो ये टेस्ट के बाद की ब्रिक्स की ये कंडीशंस हैं. ओके, नाउ दिस फिनिशेस द टेस्ट दैट वी परफॉर्म ऑन ब्रिक्स. या and some standard test for bricks like serious test, salt deposition is all around and quite heavy, powdering of salt is prominent. Okay, heavy
salt deposits covers more than 50% एरिया. ये efflorescence टेस्ट जो है, अगर ये सॉल्ट डिपोजिशन चारों ही तरफ है तो ये सीरियस कहा जाएगा. और इसमें अगर मोर देन 50% ऑफ एरिया आपका वाइट पैची हो गया तो ये हैवी कहा जाएगा. सॉल्ट डिपॉजिट्स covers more than 50% area, forms thin layer without showing any tendency to peel off in flakes or become powder, तो ये moderate कहा जाएगा. और slight salt covers surface area less than 10% area है तो ये slight efflorescence कहा जाएगा. If there is no deposits of any salt even after repeated wetting तो इसमें nil efflorescence कहा जाएगा. तो हम लोग देख सकते हैं या डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ एरिया of white patches, yeah, we can divide the brick into serious efflorescence, heavy efflorescence, moderate efflorescence, light efflorescence, or nil efflorescence. Okay, so this completes the test on bricks. And last but not the least, we can see that bricks can be modified in their shapes by cutting also. If we can't cut it longitudinally, it becomes queen closer. Okay, if we cut it diagonally like this, it becomes king closer. Okay, this is your beveled closer, and this is bull nose, like the rounded one. Okay, the corners here are rounded here, you can see here. Okay, it's not sharp here, here it is rounded. So this is the bull nose. Okay, like this. So students, this completes the lecture on bricks. Yeah, and in this lecture we saw what are the different properties of brick. Okay, in properties of brick we saw that it can be the physical properties, it can be mechanical properties, it can be thermal characteristics, and it can be durability property. Yeah, we also saw what are the good qualities of brick. Yeah, and we saw the classification of bricks: first class brick, second class brick, third class brick, and fourth class brick. And we saw the standard test of bricks: compressive strength test, we saw water absorption test, we saw efflorescence test. Okay, and also we saw what are the different closures possible for brick. Okay, so hope you have understood brick properties and test and quality. Please do the assignment. Thank you, students.